नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हम आपको 1000 टन शुद्ध सोने की खबर दिखाने जा रहे हैं। ये दिलचस्प खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है, जहां एक साधु ने एक गोल्डन सपना देखा है। उसके सपने में एक राजा ने आकर कहा है कि उन्नाव के बक्सर किले के आसपास जमीन के नीचे एक बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, जिसमें 1000 टन सोना हो सकता है। इस सुनहरे सपने की जानकारी मिलने के बाद अब वहां 18 अक्टूबर से खुदाई करने की तैयारी चल रही है और पूरा देश उन्नाव की तरफ देख रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई इस किले में 1000 टन सोना है? क्या साधु का सपना सच होगा? यहां हम आपको यह भी बता दें कि जी न्यूज ने सबसे पहले खजाने की खोज की इस बड़ी खबर को दिखाया है और हमारे रिपोर्टर्स लगातार उन्नाव से अपनी खबरें आप तक भेज रहे हैं और इस वक्त जी न्यूज की टीम वहीं पर है। सवाल यह है कि क्या एक साधु के सपने के आधार पर इतना बड़ा खुदाई अभियान चलाया जा सकता है? 1000 टन शुद्ध सोने से देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए हम इस खबर का डीएनए टेस्ट आज आपके सामने करेंगे। वैसे ये खजाना खासतौर पर भारत के 21 करोड़ लोगों को काफी राहत दे सकता है। आज ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि भूखमरी के शिकार लोगों के मामले में भारत की हालत पाकिस्तान से भी खराब है। जबकि एक और सच ये भी है कि भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन आंकड़ों को भी आज हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज आसाराम कोर्ट में अचानक ध्यान मुद्रा में क्यों बैठ गए और उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर किस महिला को आशीर्वाद दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से और देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज। शुक्रिया सुधीर। डेली न्यूज एंड एनालिसिस में खबरों का विश्लेषण करें उससे पहले आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अखिलेश सरकार और वीएचपी में टकराव के संकेत हैं। वीएचपी ने 18 अक्टूबर को राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प दिवस अभियान का ऐलान किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर बैन लगा दिया है, जिस पर वीएचपी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो यात्रा तो निकलेंगी, इनके बस का नहीं, क्योंकि हजारों स्थानों पर निकलेंगी। इनके पास इतना पुलिस बल नहीं है कि जो देश के उत्तर प्रदेश के भीतर सब जगह पुलिस बल लगाकर उसको रोक सके। उधर प्रशासन ने फैजाबाद और अयोध्या में कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए हैं। शरद पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि सिर्फ तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में घुसने की इजाजत होगी और वीएचपी कार्यकर्ताओं को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश को जल्दी ही 1000 टन सोने का खजाना मिल सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यूपी के उन्नाव में एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है। इस महीने की 18 तारीख से यहाँ पर एक किले में खुदाई की जाएगी, जिसमें खजाना गड़े होने की संभावना है। हमारी टीम 2 बार जा चुकी है वहाँ पर और हमने पूरे स्थल को इस हिसाब से देखा कि किस तरह से एक्सकर्शन शुरू किया जाए। उन्नाव के एक साधु शोभन सरकार को सपने में इस खजाने के संकेत मिले थे। साधु के सपने को सही मानते हुए सरकार ने खुदाई करने का फैसला किया है। योग गुरु रामदेव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें जानबूझकर कानूनी पचड़ों में फंसा रही हैं। जब से हमने कहा कि मोदी से बढ़िया कोई देश का पीएम नहीं हो सकता और वो एक ऐसा आदमी है जो बेईमान भ्रष्ट नहीं हो सकता, देश नहीं तोड़ सकता और वो इस देश को अच्छा नेतृत्व दे सकता, उसके बाद और ज्यादा इनका शिकंजा मजबूत हो गया। उधर इस्लामिक नेता मौलाना महमूद मदनी ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए ये फैसला तो लोग खुद करेंगे, लेकिन हमें किसी से डरा करके हमारा वोट ना लिया जाए। कांग्रेस ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि जनता खुद फैसला करेगी उसे किसका साथ देना है। देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक कोलगेट में सीबीआई ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आज दर्ज हुई 14वीं एफआईआर में बिरला के अलावा पूर्व कुल सचिव पीसी पारिक का भी नाम है। एफआईआर के मुताबिक इन पर कोल ब्लॉक हथियाने के लिए आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कुमार मंगलम बिरला के अलावा उनकी कंपनी हिंडाल्को का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक 2005 में ओडिशा के कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए बिरला ग्रुप ने भ्रष्ट तरीके का सहारा लिया। हिंडाल्को ने सफाई दी है कि तमाम नियम कानूनों का पालन किया गया था। अहमदाबाद की एक अदालत ने आसाराम को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आसाराम पर सूरत की 2 बहनों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आसाराम ने पुलिस की पूछताछ में पीड़िता को पहचानने से इनकार कर दिया है। चलो हियरिंग करने के बाद कोर्ट ने 19 तारीख को 11 बजे तक का रिमांड दिया है। उधर आसाराम के बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टल गई है।
एमपी सरकार के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। इंदौर में एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें आचार संहिता की परवाह नहीं है और ऐसी आचार संहिता को वो ठोकर मारते हैं। इतना ही नहीं, विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि भजन गाना, कन्याओं का पूजन करना और दान देना हमारे संस्कार में है, लेकिन अगर चुनाव आयोग को इसमें कोई दिक्कत होती है तो उससे जो बन सकता है कर ले। विजयवर्गीय ने इंदौर के पास महू में चुनरी यात्रा के दौरान ढोल बजाने वालों को खुलेआम पैसे बांटे थे, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। जी मीडिया के खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर एक साथ निशाना साधा है। एक बेसुरा राग है ये नमो रागा जो शुरू हुआ ना एक राजनीति में एक बेसुरा सा राग है। अब आवाम जो है इस बेसुरेलीपन को सुरीली बनाएगी कि इस चुनाव के अंदर एक काफी निर्णायक निर्णय निकलेगा मतदाताओं की तरफ से। भारत भाग्य विधाता आप रोज रात 10 बजे जी मीडिया के सभी न्यूज चैनल्स पर देख सकते हैं। बोइंग कंपनी का जहाज ड्रीमलाइनर एक बार फिर विवादों में है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एयर इंडिया के इस जहाज का एक टुकड़ा बीच उड़ान में गिर गया, जिसकी वजह से जहाज के कार्गो सेक्शन में बड़ा छेद हो गया। गनीमत ये रही कि विमान सुरक्षित बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतर गया। बाद में विमान को ठीक करके उड़ान के लिए तैयार कर लिया गया। डीजीसीए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। विमान में उस वक्त 148 यात्री सवार थे। इसके पहले पूरी दुनिया में ड्रीमलाइनर कई तकनीकी खामियों के कारण ग्राउंड हो चुके हैं। आज सुबह नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस के यात्री बाल बाल बच गए। चलती ट्रेन की पैंट्री कार में आग लग गई, जिसमें ये डिब्बा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बाद में डिब्बे को अलग करके गाड़ी को आगे भेज दिया गया। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस साल ये 5वां हादसा है, जिसके बाद एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खुल गई है। भारतीय जल सीमा में पकड़े गए हथियारों से भरे अमेरिकी जहाज की जांच आईबी और रॉ ने शुरू कर दी है। इन दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने आज तमिलनाडु पुलिस से जांच का जिम्मा ले लिया। जांच एजेंसियों ने 2 लोगों की तलाश शुरू कर दी है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जहाज के लिए डीजल का इंतजाम किया था। पूरे मामले में जहाज के 10 क्रू मेंबर्स और 25 गार्ड्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपना आखिरी मैच होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम पर खेलेंगे। बीसीसीआई की फिक्सचर कमेटी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। सचिन तेंदुलकर ने यह घोषित किया था कि उनका दूसरा टेस्ट मैच है और आखिरी टेस्ट मैच है, इसलिए वो जो है मुंबई को दिया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने उस रिक्वेस्ट को जो है मान लिया। सचिन अपनी मां की मौजूदगी में 14 नवंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे और इसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे। हिंदुस्तान भर में गूगल बॉय के नाम से मशहूर हरियाणा के कौटिल्य ने जी न्यूज का धन्यवाद किया है। मेरे को जो गूगल बॉय कहते हैं वो नाम मेरे को जी न्यूज नहीं दिया, उसका मैं थैंक्स कहता हूँ। जी न्यूज ने 21 सितंबर को कौटिल्य पर एक खास कार्यक्रम किया था, जिसके बाद पूरे देश और दुनिया को कौटिल्य के अनोखे टैलेंट का पता चला था। अमेरिका में पिछले 2 हफ्ते से चल रहा शटडाउन खत्म होने के संकेत हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के बीच डील होने की संभावना बढ़ गई है। अगर शटडाउन जारी रहता है तो 17 अक्टूबर को अमेरिका अपने कर्जे पर डिफॉल्ट कर जाएगा, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। इसी को देखते हुए दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारी सोच सकारात्मक है। हम सहमति बनाने के बेहद करीब हैं और इस हफ्ते तक सहमति बन जाएगी। रिपब्लिकन सांसद ओबामा केयर के नाम से शुरू की गई नई स्वास्थ्य नीति का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी खर्चों के लिए पैसा नहीं मिला और अमेरिका में शटडाउन हो गया। तो ये थी हेडलाइंस। खबरों के लिए वापस चलते हैं सुधीर के पास। आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसके राज 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। ये खबर है उस खजाने की जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये खजाना मिल गया तो भारत की गरीबी दूर हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी। 1000 टन सोने के इस खजाने के पास सबसे पहले जी न्यूज की टीम पहुंची। हालांकि ये बात भी हैरान करने वाली है कि सिर्फ एक साधु के सपने के आधार पर उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में पुरातत्व विभाग की टीम खजाने को खोज रही है। 18 अक्टूबर से यहां पर खुदाई शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये सच सामने आएगा कि उस किले में वाकई इतना सोना गड़ा हुआ है
या नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बक्सर के इन खंडहरों में 150 साल पुराना खजाना दबा है। 1000 टन सोने का ऐसा खजाना जिसके बारे में एक साधु ने सपना देखा था। देश की धड़कनें तेज हैं कि क्या वाकई साधु का सपना सच होगा? क्या वाकई इस जगह पर इतना बड़ा खजाना दबा है? हम आपको वो टेंट भी दिखाना चाह रहे हैं जहां से शुरुआती जो कहीं ना कहीं खुदाई का काम होता है, जो शुरुआत होती है खुदाई के लिए, वो सब बेसिक, न सिर्फ सामान बल्कि टेंट, यहाँ के लोग सब यहाँ आ चुके हैं और धीरे धीरे यूं कहा जाए कि 1000 टन सोने के लिए वो सारी कवायदें शुरू हो गई हैं। उन्नाव में बक्सर के डोंडिया खेड़ा गांव में खजाने की सबसे बड़ी खोज शुरू हो चुकी है। एएसआई की टीम 2 हफ्ते में कई बार इन खंडहरों की जांच कर चुकी है। जांच में इतना तो पता चला है कि एक जगह पर जमीन से 20 मीटर नीचे कुछ तो है। हमने पूरे स्थल को इस हिसाब से देखा कि किस तरह से एक्सकवेशन शुरू किया जाए और पॉसिबली अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 18 से एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। कम से कम 2 हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहेंगे और बाकी जो एसोसिएटेड टीम होती है, सर्वेयर की, डॉट्समैन की, फोटोग्राफर की, ये लोग रहेंगे। इन खंडहरों में कितना खजाना दबा है? खजाने के बारे में साधु का देखा सपना सच होगा या नहीं, ये तो एएसआई की खुदाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर 1000 टन सोने का ये खजाना मिलता है तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। ये देश की गरीबी दूर करने का सबसे गोल्डन चांस है। और अब आपको बताते हैं इस बड़े खजाने की खोज के पीछे की पूरी कहानी क्या है। कौन है वो साधु जिन्होंने गोल्डन सपना देखा और कौन है वो राजा जिसके खजाने की आज तलाश हो रही है। अब आप 1000 टन शुद्ध सोने वाली इस खबर का एक एक पहलू ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरे देश की नजर अब इस बड़ी खबर पर है और जी न्यूज सबसे पहले सबसे सटीक जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में जिस खजाने की खोज हो रही है, उस खजाने का राज एक साधु के सपने से सामने आया। इन साधु का नाम है शोभन सरकार। साधु का दावा है कि उनके सपने में बक्सर के राजा राव रामबख्श सिंह आए और इस खजाने के बारे में बताया। मैं उस दिन बहुत रोया जब मुझे एहसास हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने जा रही है। मैंने अपने गुरु स्वर्गीय भास्करानंद और स्वर्गीय सत्संगानंद महाराज से सपने में बात की और ये बताया कि राजा की आत्मा महलों में भटकती है और मुझसे ये कहती है कि जब तक उनके महल में दबा 1000 टन सोना नहीं निकाला जाएगा तब तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। मेरे गुरु मेरी बात सुनकर हंसे, लेकिन मैंने कहा कि ये खजाना देश के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद वो राजी हो गए, तो मैंने प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुझे बुलाया था, बताया कि ऐसी बात है, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो आगे बढ़ो। तिथि पूछने के लिए आए थे, क्योंकि जीएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जहाँ तक मुझे जानकारी है ये पुष्टि हो चुकी है कि कुछ स्वर्ण भंडार है नीचे, और कितना है तो उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि ओपन होगा। जिन राजा के खजाने की तरफ पूरा देश ताक रहा है वो एक राजा ही नहीं, आजादी की लड़ाई का एक बड़ा नायक भी रहा है। बक्सर के राजा राव रामबख्श सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबक सिखा दिया। अंग्रेजों से विद्रोह का नतीजा ये रहा कि 28 दिसंबर 1858 को राजा को सरेआम फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि इस खजाने को अंग्रेजों से बचाने के लिए राजा ने इसे महल में ही दफना दिया। राजा के वंशज
खजाने में अपना हक भी मांग रहे हैं। डिमांड है यदि खजाना निकलता है तो उस खजाने का अगर थोड़ा निकलता तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। तो हम लोग उनके चूंकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए। शोभन सरकार ने भी अपने सपने के सच होने पर कई शर्तें रख दी हैं। खजाने का 20% हिस्सा आसपास के लोगों की भलाई पर खर्च करने की मांग है। देखिए, हमने ये कहा जब अकूत धन मेरी गांव सभा से निकल रहा है तो शोभन सरकार ने भी कहा था 20% मेरी ग्राम पंचायत के लिए दिया जाए जो विकास में जाए। शोभन सरकार का यह भी दावा है कि अगर एएसआई की टीम खजाने तक पहुंच भी जाती है तो उनके गुरु के आदेश के बिना खजाने को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरी पूरी साधना दांव पर लगी है। मान लो अगर सोना नहीं मिलता है तो मेरा क्या होगा? सरकार और लोग मुझे फर्जी साधु कहेंगे, साधक मुझे झूठा समझेंगे। क्या मैं इन स्थितियों, इन संभावनाओं की समझ नहीं रखता? इसके बाद भी मैंने खजाने के बारे में चिट्ठी लिखी। अगर मेरे सुझाव पर काम हुआ तो सोना जरूर मिलेगा। दावे, उम्मीद, आस्था और सपने की सुनहरी कहानी का अंत भी क्या सुनहरा ही होगा। पूरा देश उम्मीद की नजर से उन्नाव को देख रहा है। एक कहावत है कि गांव बसा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। किसको कितना % चाहिए इस खजाने का, इसको लेकर सभी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि खजाने का सपना देखने वाले साधु शोभन सरकार के शिष्यों ने जी न्यूज से ये गुजारिश की है कि शोभन सरकार की तस्वीर हम ना दिखाएं, क्योंकि शोभन सरकार कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और इसीलिए शोभन सरकार की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपको ये बताते हैं अब कि 1000 टन सोना देश के लिए कितना मायने रखता है। 1000 टन सोने की कीमत इस वक्त करीब 2,50,000 करोड़ रुपए होगी। देश की आबादी करीब 128 करोड़ है। अगर इस पैसे को हर हिंदुस्तानी में बांट दिया जाए तो हर किसी के हिस्से में 1,953 रुपए आएंगे। हमारे देश का जीडीपी करीब 114 लाख करोड़ रुपए है। 1000 टन सोने की कीमत जीडीपी की 2% होगी। 1000 टन सोने की कीमत से देश में फूड सिक्योरिटी जैसी 2 योजनाएं चलाई जा सकती हैं। खाद्य सुरक्षा योजना का खर्च करीब 1,25,000 करोड़ रुपए है, और भारत में 21 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। 1000 टन सोने से उन 21 करोड़ लोगों को 11,904 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिए जा सकते हैं। कुछ दूसरे आंकड़ों पर भी आप नजर डालिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 558 टन सोने का भंडार है, यानी इस खजाने से आधा। देश का इनकम टैक्स कलेक्शन 2012 और 2013 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए रहा है, यानी 1000 टन सोने से 1 साल तक देश में किसी को भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और खजाने की बात अगर चल ही रही है तो देश के अमीरों और उनकी संपत्ति की भी आज बात कर लेते हैं। हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर के 5% से भी कम रहने की आशंका जताई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अमीरों की संख्या और उनकी दौलत का विकास काफी तेजी से हो रहा है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अगर भारत में किसी का विकास सबसे ज्यादा हुआ है तो वो अमीरों का हुआ है। पिछले 13 सालों में 18 साल से ज्यादा उम्र के भारतीयों की दौलत में 135% का इजाफा हुआ। साल 2000 में इनकी संपत्ति $2,000 यानी करीब 1,20,000 रुपए थी, जो 2013 में बढ़कर $4,700 यानी 2,82,000 करोड़ रुपए हो गई। यानी दौलत 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2018 में यह संपत्ति 3,96,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाने का अनुमान है। और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनी क्रेडिट स्विस की वेल्थ रिपोर्ट में जारी इन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि महंगाई से परेशान आम भारतीयों को ये आंकड़े हजम नहीं होंगे। अब आपको देश में करोड़पतियों की संख्या से जुड़े कुछ आंकड़े बताते हैं। इस वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सुपर रिच यानी धन कुबेरों की संख्या 1,82,000 है। साल 2018 तक ये संख्या 66% बढ़ जाएगी और इस तरह भारत में धन कुबेरों की संख्या 3,02,000 हो जाएगी।
आज की तारीख में भारत में 1760 लोगों के पास $5 करोड़ यानी करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि 770 लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति $10 करोड़ यानी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत की 94% आबादी की औसत संपत्ति $10,000 यानी 6 लाख रुपए से भी कम है। इस बात का दुख रहेगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। वेल्थ रिपोर्ट 2013 के मुताबिक पूरी दुनिया में करोड़पति लोगों की संख्या 31 करोड़ 68 लाख है। अमेरिका को करोड़पतियों की राजधानी कहा जा सकता है। यहाँ 1 करोड़ 32 लाख करोड़पति रहते हैं। यूरोप में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा करोड़पति हैं, जबकि चीन में 11 लाख और 23,000 लोग करोड़पतियों की श्रेणी में आते हैं। हमारे देश भारत में करोड़पति लोगों की संख्या 1,82,000 है। करोड़पति भारतीयों की बात चली है तो आपको भारत के 3 सबसे अमीर लोगों के नाम और उनकी संपत्ति भी बता देते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं, जिनके पास 1,290 अरब रुपए की संपत्ति है। सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल, जिनकी संपत्ति 990 अरब रुपए की है, और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी करीब 672 अरब रुपए की दौलत के मालिक हैं और सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में नंबर 3 पर है। आप चाहें तो अमीरी की इन आंकड़ों पर खुश हो सकते हैं या फिर इस बात पर शर्म भी महसूस कर सकते हैं कि दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 84 करोड़ 20 लाख है। इनमें से 21 करोड़ भारत में रहते हैं। 17.5% भारतीय बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। देश में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे अब भी कुपोषित हैं। कुपोषण की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की दर 6% है। भुखमरी के मामले में हमारे देश के हालात पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भुखमरी के हालात के आधार पर बनाई गई 120 देशों की लिस्ट में भारत को 63वां नंबर मिला है, जबकि पाकिस्तान को 57वां, बांग्लादेश को 58वां और श्रीलंका को 43वां स्थान मिला है। चीन से तो भारत की तुलना शायद हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। पिछले साल भारत इस लिस्ट में 67वें नंबर पर था और इस नजरिए से देखें तो हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन इतने नहीं कि हम खुश हो सके, क्योंकि भारत को अभी भी अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें दुनिया के सबसे गरीब देश इथोपिया, सूडान, कोंगो और चाड जैसे देश शामिल है। ये सवाल हमें अपने राजनेताओं से करना चाहिए। ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो कि 67 साल से हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि अगर बांग्लादेश की स्थिति बेहतर हो सकती है, श्रीलंका हमसे आगे निकल सकता है और भुखमरी के मामले में पाकिस्तान भी अगर हमसे आगे निकल सकता है, तो फिर हमारे देश में क्या खराबी है? और अगर कहीं ना कहीं कोई खराबी है तो शायद उन लोगों में जो कि इस देश को अब तक शासित करते आए हैं, उन लोगों की नीतियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब जरूर है।